नमस्कार। आज आशीष की इस सीरीज में आपका स्वागत है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पहले भी मैंने बताया था कि जब आप प्रश्न पूछो तो अगर हो सके तो आपका नाम भी लिखना ताकि मैं उनको अच्छी तरह से एड्रेस कर पाऊँ। स्वाद का जो प्रश्न है पूछा गया है, दीप्ति दत्ता जी ने ये प्रश्न पूछा है और उनका प्रश्न वैसे तो ये समझाना इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका प्रश्न बहुत ही इन डेप्थ पूछा गया है। प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि हमारे जो हॉरोस्कोप है वो तो डिटरमाइन हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो फिर जब हम जो रेमेडीज करते हैं जैसे कि यंत्र हो गया, मंत्र हो गया या स्टोन हो गया, तो वो चार्ट को कैसे अफेक्ट करती है। वो रेमेडीज करने से क्या चार्ट में कोई चेंज आता है या चेंज कहाँ पर आता है, या रेमेडीज काम करती भी है या नहीं करती। सर्वप्रथम बात आपको ये बता दूं कि जो चार्ट बनता है उसमें पूरे के पूरे प्रारब्ध को दर्शाया जाता है। अब जब भी हम बात करते हैं प्रारब्ध की तो प्रारब्ध तीन तरह का होता है। एक है तीव्र प्रारब्ध जिसको कोई नहीं बदल सकता। स्वयं राम को भी यदि वनवास जाना है तो जाना ही है, उसको कोई बदल नहीं सकता। या श्री कृष्ण के सामने उनका पूरे का पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा तो नष्ट हो ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसको कहा जाता है तीव्र प्रारब्ध या फिर जिसको कहा जाता है अनिवार्य प्रारब्ध, जो होकर ही रहेगा। अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक अन्य है जिसको कहा जाता है मंद प्रारब्ध या मंदामंद प्रारब्ध, जिसको हम कहा जाता है शास्त्र में अर्ध अनिवार्य प्रारब्ध। दैट मीन्स कुछ लाइफ में चीजें ऐसी है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उन एरियाज को जानने के बाद यदि हम यंत्र मंत्र या कुछ उपाय नंग धारण करके यदि हम उसके उपाय करेंगे तो हम उसको बदल सकते हैं। और तीसरी कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसको हम पूरी तरह से बदल सकते हैं, जिसको कहा गया है निवार्य प्रारब्ध या मंद प्रारब्ध। तो आपको सबसे पहले ये समझना होता है किसी भी कुंडली में कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप बदल पाओगे। जिसको आप बदल सकते हो उसको यंत्र मंत्र या नंग या अन्य किसी भी उपाय से उसको बदलना ही चाहिए। सो यंत्र मंत्र नंग स्टोन कोई भी उपाय अल्टीमेटली काम करता है आइदर मंद प्रारब्ध के ऊपर या फिर अर्ध अनिवार्य प्रारब्ध के ऊपर। शास्त्र ने उपाय दर्शाए हैं, उसका अर्थ यही होता है कि उपाय है, हम चीज़ों को बदल सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है ही है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि इन तीनों को 33% में वेटेज कहना चाहिए। 33% लाइफ में कुछ बातें ऐसी है जो फिक्स है, उसको हम नहीं बदल सकते। 33% कुछ बातें ऐसी है अर्ध अनिवार्य कि जिसको जानने के बाद यदि हम कुछ करेंगे तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। और 33% चीज़ें लाइफ में ऐसी जिसको हम पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो यंत्र मंत्र तंत्र या फिर स्टोन कुछ भी पहनकर हमें हमारे भाग्य को कंट्रोल में लेना चाहिए और उसको बदलने का प्रयास करना चाहिए। सब चीज़ें पहले से फिक्स है ऐसा नहीं है। मुझे आशा है कि इस प्रश्न से आपको समाधान मिला होगा। एक अन्य प्रश्न पूछा गया है चंद्रा मी से, CHNDRAME से, कि डायरेक्शन कैसे देखनी चाहिए वास्तु में। कंपास से देखनी चाहिए। अब जब हम बात करते हैं कंपास की तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से कंपास से आप डायरेक्शन देख रहे हो, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ दो तरह की होती है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ और एक ट्रू नॉर्थ। शास्त्र में जब बात कही गई है कि डायरेक्शन को हमें देखना है तो डायरेक्शन हमें ट्रू नॉर्थ से देखनी है। मैग्नेटिक नॉर्थ को इन्फ्लुएंस करने की चीज़ें बहुत सारी हो सकती है। अगर किसी क्षेत्र में किसी एरिया में अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है तो आपका जो मैग्नेटिक कंपास है वो आपको सही नॉर्थ नहीं देगा। और कुछ कुछ एरियाज में तो ये देखा गया है कि मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में 20 डिग्री टू 25 डिग्री तक का फर्क आता है। तो अगर आपको डायरेक्शन देखनी है तो ऑफकोर्स आपको कंपास से देखनी चाहिए और कंपास भी आपको वैसा लेना चाहिए जिसमें ट्रू नॉर्थ हो। फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ एप्पल का फ़ोन, तो यदि आपको एप्पल के फ़ोन से ट्रू नॉर्थ देखनी है तो आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाके कंपास में जाइए, कंपास में जाकर वहाँ पर ट्रू नॉर्थ जो है ऑलवेज अलाउ ट्रू नॉर्थ उसको आप ऑन कर दीजिए। फिर जो मोबाइल आपको डायरेक्शन दिखाएगा वो ट्रू नॉर्थ की होगी। अन्यथा मैग्नेटिक नॉर्थ से
यदि हम नॉर्थ को डिटरमाइन करेंगे तो वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। इन अ वेरी सेम वे आप सनराइज को देख के अगर डिसाइड करोगे तो वो भी गलत होगा, क्योंकि सन ईस्ट में ही राइज होता है ऑल द टाइम, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे वहां पर एक टर्म है उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में सन नॉर्थ की तरफ जाता है, दक्षिणायन में सन साउथ की तरफ जाता है। तो इवन सन ऑल द टाइम ईस्ट डायरेक्शन में ही राइज होता है, ऐसा नहीं है, उसमें भी डिग्रिकल फर्क होता है। और वास्तुशास्त्र इज ऑल अबाउट प्रिसाइज डायरेक्शन। जब तक आप प्रिसाइज डायरेक्शन को नहीं समझोगे तब तक आप वास्तुशास्त्र को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। एक अन्य प्रश्न भी वास्तु के बारे में ही पूछा गया है और वो ये है कि, और वो पूछा है मितेश दीदी ने, आई थिंक मितेश जी उनका नाम होगा। उन्होंने ये पूछा है कि कैन यू एक्सप्लेन के हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन, शुड इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाउस और सेंटर ऑफ ए पर्टिकुलर रूम। अब दोनों तरह से डायरेक्शन हम देख सकते हैं। यदि हमें प्लॉट की डायरेक्शन को निकालना है, पूरे के पूरी प्लॉट की, तो हमें प्लॉट के सेंटर में से जाना होगा और फिर हमें डायरेक्शन को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि डायरेक्शन कहाँ पर है। यदि हमें, आप किसी फ्लैट में रह रहे हो तो आपको ऑफकोर्स फ्लैट के सेंटर में जाना चाहिए और वहां से आपको डायरेक्शन को डिटरमाइन करना चाहिए। मान लीजिए आपको पूरे के पूरे प्लॉट को वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाना है तो आपको प्लॉट के सेंटर में जाना चाहिए। अब मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर रूम को वास्तु के अनुसार डिटरमाइन करना है या वास्तु के अनुसार ऑर्गेनाइज करना है तो आपको रूम के सेंटर में जाना चाहिए। आइदर वो प्लॉट हो, आपका फ्लैट हो या आपका रूम हो। जब भी आपको डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है तो डिटरमाइन करने का जो पॉइंट है वो सेंटर ही है। सेंटर में से ही डायरेक्शन को देखना चाहिए, ऐसा शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है। यदि सेंटर से हम डायरेक्शन को डिटरमाइन नहीं करेंगे तो ज़्यादा चांसेस यही है कि वो जो कैलकुलेशन हमारा होगा वो नेगेटिव होगा। एक अन्य प्रश्न भी मुझे पूछा गया है और वो पूछा है एक्सटेम्पोरेनियस, ऐसा उनका आईडी है, ईमेल आईडी, वहाँ से पूछा गया है। वो ये है कि क्या हम बेल वाले घंट को नहीं लगा सकते एज ए वॉल क्लॉक जिसमें आवाज़ आती है, लेकिन जिसमें कुकू आवाज़ आती है, पक्षियों की आवाज़ आती है, क्या उस तरह की क्लॉक हम लगा सकते हैं वास्तु में या नहीं लगा सकते? तो वास्तु शास्त्र के ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि आवाज़ करे वैसी किसी भी तरह की वॉल क्लॉक को नहीं लगाना चाहिए। एक अन्य मतलब उन्होंने ही ऐसा ही प्रश्न पूछा है कि जब आप कोट करते हो तो उनको ये ऐसा संदेह है कि जहाँ से आपने कोट किया है उस ज़माने में तो वॉल क्लॉक जो हुआ करती थी या जो भी क्लॉक हुआ करती थी उसमें आवाज़ आती ही नहीं थी, तो फिर वो आप जो श्लोक बता रहे हो वो कहाँ से बता रहे हो? जो श्लोक उस वीडियो में मैंने बताया है वह सम्रांगण सूत्रधार में से बताया गया है और वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि आवाज़ करे गृहेषु घंटेषु वर्जयेत्। दैट मीन्स आवाज़ में, घर में आवाज़ करे। वास्तु में डिफ्रेंशिएट किया उन्होंने कि घर में आवाज़ करे, उस तरह की गृहेषु शब्द वहाँ पर यूज़ किया गया है। सो घर में आवाज़ करे उस तरह की घड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है। व्यापारिक संस्थानों में, दैट मीन्स आपके शॉप में या आपके फैक्ट्रीज में आवाज़ करे उस तरह के बेल वाले, घंट वाले आप वॉल क्लॉक को यूज़ कर सकते हो, उससे लाभ होगा। सो आपको ये याद रखना होगा कि जब भी मैं कोट करता हूँ तो कोट के नीचे उस ग्रंथ का नाम भी होता है। तो यदि आपके पास वो एक्सेस है तो आप उस ग्रंथ को देखना, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे जो पुरातन ऋषि मुनि हैं उन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ है और इतना बारीक तरीके से काम किया हुआ है कि सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पर डिटेल में सूत्र दिए गए हैं। सो जो भी सूत्र मेरे द्वारा दिए जाते हैं वो सब ऑथेंटिक होते हैं और वो ग्रंथों के नाम के साथ होते हैं। सो आप उस ग्रंथ का अभ्यास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक अन्य प्रश्न भी पूछा गया है कि वो पूछा है सूड 25 उनका नाम है, उन्होंने ये पूछा है और वो साउथ इंडियन है, कर्नाटक से पूछा है उन्होंने प्रश्न ये है कि मुझे अगर जानना हो मेरी कुंडली से
कि मैं अपने होम टाउन में या होम सिटी में मैं घर बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, जहां पर मेरा जन्म हुआ है वहां पर मैं घर बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। अगर यदि मुझे ये देखना हो तो कौन से स्थान को देखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि आपके होम टाउन के लिए, मातृभूमि के लिए आपको जो स्थान देखना है वो है फोर्थ स्थान, चौथा स्थान। तो यदि आपका चौथा स्थान पावरफुल हो रहा है या चौथे स्थान में कोई स्वगृही ग्रह बैठा हुआ है या चौथे स्थान का मालिक चौथे स्थान को देख रहा है या चतुर्थेश जो आपका है, जो आपका भी है चतुर्थेश आपकी कुंडली में, वह शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो आप आपके होम टाउन में घर बना पाओगे, ये बात तय है। एक अन्य प्रश्न जो कि बहुत डिटेल में पूछा गया है वो है माय फिन कोच, उनकी आइडेंटिटी है, और वो प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन उसका जो क्रक्स है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और वो क्रक्स ये है कि यदि कोई ग्रह डेबिलिएटेड, नीच का हो रहा है, तो क्या वो अपनी शुभता को नष्ट करके अशुभ फल देगा या फिर कोई भी फल नहीं देगा, या फिर नीच का होगा 6, 8 और 12th हाउस में है तो क्या वो फल देगा या नहीं देगा। सर्वप्रथम आपको ये समझना है कि कोई भी ग्रह फल देगा या नहीं देगा, वो अगर यदि आपको समझना है तो वो समझने के लिए आपको उस ग्रह की डिग्री का अभ्यास करना पड़ेगा। डिग्री से तय होता है कि वो फल देगा या नहीं देगा। उसके बाद जब ग्रह नीच का होता है तो उसका अर्थ ये हुआ कि वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। जब ग्रह उच्च का होता है तो उसका अर्थ ये हुआ कि वो अच्छा फल देगा। यदि वो मित्र राशि में है तो भी वह शुभ फल देगा, और यदि वो शत्रु राशि में है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो जैसा नाम शास्त्र में दर्शाया गया है वैसा ही परिणाम वो देगा। एक अन्य सिद्धांत भी है जिसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे कि यदि शुभ ग्रह 6, 8 और 12th हाउस में जाते हैं तो वो अपनी शुभता को नष्ट करते हैं, लेकिन यदि कोई अशुभ ग्रह या पाप ग्रह 6, 8 या 12th हाउस में जाते हैं तो वह शुभ फल देते हैं। ऐसा भी एक सूत्र पराशरीय ग्रंथों में दिया गया है। लेकिन आपका जो प्रश्न है उसका यदि मुझे आंसर देना है तो वो आंसर बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई ग्रह नीच का होगा या शत्रु राशि का होगा तो वह नेगेटिव रिजल्ट देगा। यदि कोई ग्रह उच्च का होगा और शुभ राशि में होगा या मित्र राशि में होगा तो वो अच्छा फल देगा। आप भी यदि आपके प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिख के आपके प्रश्न पूछना। एवरी वेडनेसडे हमने ये सीरीज स्टार्ट की है आस्क आशीष, जहाँ पर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। हो सके तो आपका नाम भी लिखना ताकि आपका नाम एड्रेस करके मैं अच्छी तरह से आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। शुभम भवतु। प्रणाम।